हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ फ्रॉम सीजन 3 के एपिसोड 9 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो 9th एपिसोड की शुरुआत हमें 8th के एंड से ही दिखाई जाती है, जहां बॉयड और एलिस को ये पता चला था कि फातिमा अब उस शेड में नहीं, जिस वजह से वो दोनों उसे फॉरेस्ट में ढूंढने लगते हैं। लेकिन जल्द ही रात होने वाली है, जिस वजह से बॉय अपने बेटे को समझाने लगता है कि उन लोगों को जल्द से जल्द लौटना होगा। लेकिन एलिस अपने फादर की बात नहीं सुनता और अपनी सर्च को कंटिन्यू रखता है। और उसी दौरान बॉयड एक सडन पेन अपने पैर में एक्सपीरियंस कर पाता है, जिस वजह से एलिस अपने फादर को लेकर उनके स्टेशन आ पहुंचता है और उसे समझ आता है कि उसके फादर के साथ कुछ न कुछ रॉन्ग है, क्योंकि बॉयड ये इंश्योर कर रहा है कि सभी लोग ठीक है और खुद पर ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर बॉयड उसे बताता है कि एक्चुअल में बॉयड किसी प्रॉब्लम यानी कि बीमारी से गुजर रहा है, जिसे पार्किंसन डिजीज भी कहते हैं, और उस कारण धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी मूवमेंट खत्म होती जाती है, जिसका पहला इफेक्ट आज उसे देखने के लिए मिला है, वो भी उसके पैर और हाथ की मूवमेंट फ्रीज होने के कारण। जिस बीमारी के बारे में एलिस को तो नहीं, लेकिन हाँ क्रिस्टी और कैनी को जरूर पता है। जो चीज एलिस को थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन फिर वो सिचुएशन को समझ पाता है कि उसके फादर ने उसे वरीड ना फील करवाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन उससे शेयर नहीं की। साथ ही बॉयड की कंडीशन धीरे धीरे वर्स्ट होना शुरू हो रही है। साथ ही उसने अपने बेटे को त्यान चेन की डेथ के बारे में भी बताया कि किस तरह उन क्रिएचर्स ने यानी कि उन मॉन्स्टर्स ने उसे ये सारी चीजें देखने पर मजबूर किया। और उसी कारण उसे अब ऐसा लग रहा है कि जो बुरी चीज फातिमा के साथ हो रही है वो भी बॉयड के कारण ही है, जिस वजह से वो गिल्टी फील करने लगता है। लेकिन एलिस उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। और वही रात के वक्त मॉन्स्टर उनकी विंडो पर नॉक करता है, बॉयड को टॉन्ट करते हुए, जिस सिचुएशन को एलिस काफी अच्छे से संभालता है। साथ ही कल सुबह वो लोग फातिमा की तलाश में वापस निकलेगी, लेकिन सुबह होते ही उन लोगों को मिलने के लिए सारा पहुंचती है। जहां पहुंचते ही उसका सबसे पहला सवाल फातिमा को लेकर है कि क्या वो मिसिंग है, जिसकी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विलेमी किसके पास भी नहीं। लेकिन हमें पता चलता है कि सारा को फिर से कल रात आवाजें सुनाई दी थी, जिस वजह से ही वो उन बातों के बारे में बॉयड को बताने के लिए पहुंची है। और उन वॉइसेस ने उससे फातिमा की सिचुएशन के बारे में कहा है कि वो यही कहीं आसपास है, साथ ही काफी डरी हुई भी। लेकिन वो आवाज उसे हंसते हुए मॉक कर रही थी, ये कहते हुए कि फिर भी बॉयड और एलिस उस तक जल्द ही नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि जिस सिचुएशन में फातिमा फिलहाल है, वो लोग उसे ढूंढ तो लेंगे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी, जिस कारण वो दोनों और वरीड हो जाते हैं और डोना से बात करने का डिसीजन बनाते हैं। लेकिन डोना भी काफी कंफ्यूजन में है, साथ ही परेशान, क्योंकि उसने अभी तक कॉलोनी हाउस वालों को टिली की डेथ का सच नहीं बताया है। और बॉयड से बात करने पर बॉयड को भी इस बारे में पता चलता है, और डोना उसे बताती है कि जो भी वक्त फातिमा ने कॉलोनी हाउस में बिताया था वो सभी लोगों के लिए काफी प्रेशियस है, जिस वजह से वो कॉलोनी हाउस वालों को फातिमा का सच बताकर उनसे उनके सभी मोमेंट्स को नहीं छीन सकती, क्योंकि फातिमा ने ना सिर्फ लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताया है, बल्कि उन लोगों को यहाँ सेटल करने में भी काफी हेल्प की है। और उस कारण अब वो लोग पूरे टाउन वालों को जमा कर फातिमा के डिसअपीयरेंस के बारे में बताते हैं, जैसे उन सभी को एक साथ मिलकर ढूंढना होगा। और हम देख पाते हैं कि कुछ लोगों की ये भी सवाल है कि क्या जिसने टिली को मारा था उसी ने फातिमा को अपने साथ ले गया है, जिसका कोई भी जवाब फिलहाल डोना, बॉयड किसी के पास भी नहीं। पर फिर भी वो लोग उन सभी को अग्री करवा लेते हैं कि उन्हें फातिमा को ढूंढना है, और सभी लोग फातिमा को ढूंढने की जर्नी पर निकल जाते हैं, सिवाय दो लोगों को छोड़कर। जो सबसे पहला विक्टर है, जो अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा है। वही बात करे जेड की, तो उसे क्रिस्टोफर और जेस्पर के हेलुसिनेशन हो रहे हैं। पर उसी के साथ साथ हम सभी को पता है कि फातिमा और कहीं नहीं बल्कि अंडरग्राउंड सेलर में है, जिसे वहाँ एल्जिन ने रखा हुआ है, वो भी उसी गोस्टली स्पिरिट के कारण। साथ ही उसका ये भी मानना है कि वो बच्चा जो फातिमा की बॉडी के अंदर है, वो उनके लिए कोई चेंज ले आ सकता है, जिससे उन्हें यहाँ से शायद निकलने में कोई हेल्प हो सके। जिस वजह से उसने फातिमा को कैप्चर किया हुआ है, और उसके लिए उसने खाना भी प्रिपेयर किया है, जो खाना ब्लड बैग है, जिससे पहले तो ड्रिंक करने से फातिमा मना करती है, लेकिन
एक सिप लेने पर उसे उस ब्लड की और क्रेविंग होने लगती है, जिस कारण वो उस ब्लड को पी लेती है और हम देख पाते हैं कि कुछ ही समय में उस ब्लड को ड्रिंक करते ही फातिमा का पेट बड़ा हो चुका है, यानी कि जो ब्लड उसने ड्रिंक किया है वो उस बेबी को नरिश कर रहा है और साथ ही साइज में अब वो काफी बड़ा हो चुका है और कुछ ही समय में वो उस बेबी को डिलीवर करने के लिए भी रेडी हो जाएगी, जिस वजह से फातिमा डरी हुई है और हम देख पाते हैं कि वो एल्जिन पर अटैक कर वहाँ से निकलने की भी कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें कामयाब नहीं होती। पर एल्जिन के वहाँ से जाते ही उसे ग्राउंड पर एक मेटल रिंग नजर आती है जो किसी खुफिया दरवाजे का रास्ता है, जिसे क्लियर करने पर वो उसे खोलने की कोशिश करती है, पर उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाती और उसी दौरान वो घोस्टली स्पिरिट जिसने किमोनो पहना हुआ है वो फातिमा के मुंह को बंद कर उसे बेड की तरफ पिन कर देती है, मानो जैसे वो उसे शांत कर रही है कि वो किसी को भी अपनी हेल्प के लिए ना बुला पाए या फिर उसकी जान ले रही है, जो चीज हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक हमें ये क्लियर आउट नहीं हुआ है कि वो स्पिरिट एक्चुअल में फातिमा से चाहती क्या है। और अब बड़े विक्टर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसने खुद को ही ब्लेम कर लिया है अपनी मॉम की मौत के लिए, जिस वजह से वो एक्स लेकर उसी फार अवे ट्री को तोड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो उस ट्री के ट्रंक को एक्स से हिट करता है तो वहाँ उसके सामने वही लड़का पहुंचता है जिसने सफेद कपड़े पहने हैं, जो विक्टर को यही कह रहा है कि वो ऐसा ट्री के साथ ना करे क्योंकि वो काफी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में वो उसे समझा नहीं सकता। साथ ही विक्टर उसे देखकर यही कहता है कि उसका पेरेंट्स चेंज हो चुका है, जिसके जवाब में वो बॉय उससे यही कहता है कि हाँ, साथ ही और भी काफी सारी चीजें चेंज हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ उसने ह्यूमंस की हेल्प करने की कोशिश की थी, वो भी क्रिस्टोफर को सारी बातें बताकर, पर अनफॉर्चुनेटली उसने उन बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, जिस वजह से ही उसने लोगों की हेल्प करनी बंद कर दी। पर जब विक्टर उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है तो वो शख्स यानी कि वो बॉय उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता और वहाँ से चला जाता है, जिस कारण विक्टर वहाँ से निकल सीधा उसी अंडरग्राउंड सेलर में आ पहुँचता है जहाँ फातिमा है और इंसिडेंटली वहाँ तबिता और जूलिया भी आ पहुँचते हैं, वो भी उन बच्चों के कारण जो तबिता को नजर आते हैं। पर जो भी सारी चीजें एपिसोड 8 में हुई उस वजह से हम नोटिस कर पाते हैं कि तबिता जब विक्टर के शोल्डर को टच करती है उसे कंफर्ट करने के लिए, वो भी उसी सेलर में, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि उसे उस रात की सारी चीजें याद आ रही है जिस रात मिरांडा ने अपने बच्चों को इसी सेलर में छोड़ा था और किस तरह उन स्माइलिंग क्रिएचर्स यानी कि मॉन्स्टर्स ने मिरांडा की जान ले ली, जो सीधा सीधा यही इंडिकेट करता है कि मिरांडा कभी उस लाइट हाउस तक पहुंच नहीं पाई थी। और ये विजन इस बात का सजेशन हमें दे रहा है कि तबिता समहाउ मिरांडा से कनेक्टेड है या फिर उनकी स्पिरिट जो शायद तबिता और टाउन वाले की हेल्प कर सकती है यहाँ से निकलने में। पर वही बात करें जिम की तो हम ये भी देख पाते हैं कि जिम ने अपनी वाइफ की इन सारी चीजों को एक्सेप्ट किया है और उसने उसका साथ देने का वादा किया है ताकि वो लोग इन सभी सिचुएशनों को टैकल कर एक साथ यहाँ से निकले, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन उनके और उनके बच्चों के लिए काफी वर्स्ट हो चुकी थी, जिस वजह से अब वो लोग अपने बच्चों का साथ देना चाहते हैं और यहाँ से जल्द ही निकलना चाहते हैं। साथ ही तबिता को उसकी बेटी ने उस रियून का सच बताया है कि उसने उस जगह क्या एक्सपीरियंस किया था। साथ ही बॉयड भी अब ये चाहता है कि उसकी जगह उसके बाद और कोई नहीं बल्कि कैनी संभाले ताकि वो सभी फ्रॉम विले के लोगों को सुरक्षित रख सके। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।